ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं टीसीआई एक्सप्रेस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के साथ जो कि हमारे सामने आ चुके हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ की दोस्तों तो वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें 3% की इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। पिछले साल कंपनी ने इसी क्वार्टर में 310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था जो कि इस साल बढ़ के 320 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में हो चुका है। तो थोड़ी सी 3% की बढ़त हमें दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें दोस्तों तो पिछले साल की इसी क्वार्टर में कंपनी ने 37.79 यानी तकरीबन 38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था जो कि थोड़ा सा घट गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट के अब 35.58 यानी कि लगभग पौने 36 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है, जिसमें हमें 5.8% की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन को अगर देखा जाए तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 51 करोड़ रुपए का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कमाया था जो कि थोड़ा सा 2% के आसपास घट के इस साल 50 करोड़ रह गया है। साथ ही साथ हमें मार्जिन में भी कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल की इनकी जो मार्जिन थी वो 16.6% की थी जो कि इस बार घट के 15.8% हो चुकी है। अगर देखा जाए तो हर तरफ से हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। प्रॉफिट्स में भी कमी आई है, रेवेन्यूज में भी कमी आई है और साथ साथ हम देख सकते हैं कि मार्जिन में भी कमी आई है। आज के दिन स्टॉक में हमें 1.6% की गिरावट देखने को मिली, 1.06% की कह लीजिए, तो 1% के आसपास इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। 5 दिन के अगर डेटा को देखें दोस्तों तो 0.17% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले 1 महीने के चार्ट को देखें तो हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, -7.18% यानी कि 7% के आसपास ये हमें टीसीआई एक्सप्रेस के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी की जो कह सकते हैं पहले से ही सेंटिमेंट चल रहा था स्टॉक में और उसी में ये नेगेटिव खबर आ चुकी है। तो हमें लगता है कि इसमें और अभी फिलहाल इस खबर के आने के बाद गिरावट देखने को मिलेगी हमें कल के दिन। अगली खबर दोस्तों लैपटॉप और कंप्यूटर्स के इंपोर्ट से संबंधित है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और कोरिया और चाइना के ताइपी ने एक शिकायत उठा दी है कि भारत अब उनसे माल उतना इंपोर्ट करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि भारत ने वहां से विदेशों से लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और उनके पार्ट्स के इंपोर्ट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अब इस शिकायत का बाजार पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर आपसे कोई दुकानदार ये शिकायत करे कि अब आप उनसे माल नहीं खरीद रहे हैं तो ये एक हास्यास्पद मामला ही हो सकता है। अगली खबर में दोस्तों एल&टी टेक के भी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 315.4 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स कमाए हैं जो कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किए जाएं तो 1.4% की बढ़त के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर रेवेन्यूज को देखें दोस्तों तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2301 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था जो कि इस बार बढ़ के 2386 करोड़ रुपए हो गया। परसेंटेज में अगर देखें तो 3.5% के आसपास की हमें बढ़त इनके रेवेन्यू में दिखाई दे रही है। अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस देखें दोस्तों तो हमें 3.25% के आसपास की बढ़त अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में भी दिखाई दे रही है। मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 17.2% ये पहले हुआ करता था, अब इनके मार्जिन्स थोड़ा सा घट के 17.1% हो गए हैं। अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें दोस्तों तो डॉलर में इनके 280 करोड़ रुपए का 280 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू क्वार्टर 1 में यानी कि पिछले क्वार्टर में हुआ था जो कि 2.9% से बढ़ के अब हो गया है 288 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ओवरऑल हर तरफ से हमें पॉजिटिविटी ही दिख रही है, सिर्फ मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि आज के दिन एल&टी में हमें 1.24% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 34% के आसपास का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। तो दोस्तों ये कंपनी कोई बहुत अच्छी कंपनी है, एल&टी से ही का ही एक विंग है और कंपनी का मार्केट कैप 48,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों। तो कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छी मिड टू लार्ज कैप कंपनी मानी जा सकती है। इनका डिविडेंड यील्ड भी 97.97% का है दोस्तों। तो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी ही है ये। ओवरऑल पी रेशियो भी 39 पॉइंट का चल रहा है। लेकिन बाजार को इनके रिजल्ट पसंद आते हैं या नहीं आते हैं दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर दोस्तों मैज़ागॉन डॉक जो कि काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, जब से इनको बड़े-बड़े ऑर्डर्स मिलने लग गए हैं। इसी कड़ी में इनको एक और ऑर्डर मिल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इनको एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 310 करोड़ रुपए रहने वाली है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो जाहिर सी बात है हमें इनके स्टॉक्स में कुछ बढ़त देखने को मिलेगी इस खबर के आने के बाद। अगली खबर में दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल्स को एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से जिसकी कीमत होगी 347 करोड़ रुपए। अगली खबर में दोस्तों आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 12.19 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी है क्योंकि उनका ऐसा इल्जाम है उन पर कि उन्होंने जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का यानी बीआर एक्ट का ठीक से पालन नहीं किया है। कहीं पर वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जो बैंक्स को करना अलाउड नहीं है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव खबर है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि एक 4 करोड़ रुपए के आसपास की पेनाल्टी कोटक महिंद्रा बैंक पे भी लगाई गई है। लगभग उन पर भी यही इल्जाम है कि वो भी ऐसे डायरेक्शंस को दरकिनार करके काम कर रहे थे जो कि आरबीआई ने दे रखे थे उनके बैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित। तो दोनों ही कंपनियों में हमें एक नेगेटिविटी या एक नेगेटिव खबर दोनों कंपनीज के लिए आती हुई दिखाई दी है।
अगली खबर में दोस्तों कैन फिन होम के भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं अर्निंग्स की। अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों, तो प्रॉफिट्स में कंपनी ने 141 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि अब बढ़ करके 158 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर तुलना की जाए तो 11.5% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम्स को अगर देखें दोस्तों, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम्स जो है वो 251 करोड़ रुपए थी कैन फिन होम्स की, जो कि अब बढ़ करके 316 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी हैं। इसमें भी हमें 26% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक कैन फिन होम्स के लिए भी पॉजिटिविटी की खबर है दोस्तों। देखने वाली बात होगी कि इनके स्टॉक्स में कल के दिन क्या बढ़त आती है या नहीं आती है। अगली खबर दोस्तों भारत के बाजार के फाइनेंस सेक्टर के एक बहुत ही दिग्गज कंपनी से संबंधित है, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। हम सभी इससे पहले से परिचित हैं। इनके भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। और क्योंकि बजाज फाइनेंस एक बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है और साथ ही साथ ये हमारे इंडेक्स पर भी काफी वेट रखती है, इसलिए इसके रिजल्ट्स बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स में अगर देखें दोस्तों, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में कंपनी ने 28% की बढ़त हमें कमा के दिखाई है और इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फिलहाल इस क्वार्टर में 3,551 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के हम पहुंच गए हैं सीधा हमारे टेक्निकल या डिटेल चार्ट पे, जहां पर हम देख सकते हैं कि कंपनी के किस तरह के रिपोर्ट्स रही हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज रहे हैं वो 9,972 करोड़ रुपए के रहे हैं, जो फिर जून क्वार्टर में बढ़ करके 12,500 करोड़ हुए और अब फिलहाल इस क्वार्टर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकंड क्वार्टर में बढ़ के 13,381 करोड़ रुपए हो चुके हैं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि पिछले साल के इसी क्वार्टर से तुलना करें दोस्तों, तो 34% यानी 34% की बढ़त हमें टोटल रेवेन्यू में देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 7% की बढ़त देखने को मिली है। दोनों ही जगह हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम्स की दोस्तों, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो इनकी जो इनकम है वो ज्यादातर इंटरेस्ट से होती है, क्योंकि ये लोगों को लोन देते हैं और लोन पे इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इंटरेस्ट की इनकम्स को भी ध्यान देना बड़ा एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों इंटरेस्ट इनकम्स इनकी जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में थी वो थी 7,002 करोड़ रुपए की, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी जून के क्वार्टर में बढ़ी और 8,398 करोड़ हो गई। और इस क्वार्टर में यानी कि जून से सितंबर क्वार्टर में 8,845 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो लगातार इसमें भी हमें बढ़त दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें 26% की बढ़त दिखाई दी है नेट इंटरेस्ट इनकम्स में, और अगर हम पिछले क्वार्टर के नेट इंटरेस्ट इनकम्स से कंपेयर करें तो 5% की बढ़त हमें दिखाई दी है। तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है नेट इंटरेस्ट इनकम्स में। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जब कंपनी पैसे कमाती है तो साथ साथ में उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। तो कमाई के साथ साथ खर्चों में भी हम देख सकते हैं कि पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में 19% ज्यादा खर्च आया है कंपनी को, और साथ ही साथ पिछले क्वार्टर की तुलना में कंपनी को करीब 5.5% का ज्यादा खर्च आया है अपने बिजनेस को चलाने में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत खर्चों में भी कमी आई है, बढ़त आई है, लेकिन खर्चों की जो बढ़त है वो उतनी नहीं है जितनी आमदनी की बढ़त है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों, यानी टैक्सेस पे करने से पहले कंपनी के हाथ में कितने प्रॉफिट्स थे, तो सितंबर 2022 में यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के पास 3,752 करोड़ रुपए थे, जो कि जून 2023 के क्वार्टर के में 4,528 करोड़ रुपए हो गए बढ़ करके, और फिलहाल इस क्वार्टर में सितंबर के क्वार्टर में 4,757 करोड़ रुपए के आसपास रहे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम वही बढ़त देख रहे हैं, यानी पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं। पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना अगर इस क्वार्टर के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से करें तो हमें 26% की बढ़त दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें दोस्तों तो 4.5% की हमें बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में भी बढ़त दिखाई दे रही है। फिर अब हम आते हैं नेट प्रॉफिट्स को जरा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट्स पिछले साल के इसी क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 2 में थे 2,780 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि अब बढ़ करके इस साल हो चुके हैं 3,550 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें दोस्तों तो 27.69% के आसपास की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस हिसाब से, अगर नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से देखा जाए तो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 3,436 करोड़ रुपए। तो यहाँ से भी हमें एक करीब 3.5% के आसपास की बढ़त ही देखने को मिल रही है। तो कहीं बढ़त कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन लगातार हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी कंपनी के हर तरह के इनकम्स में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो
खर्चे बढ़े हैं वो भी एक लिमिट में बढ़े हैं, कोई ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ा-सा ध्यान अपनी ओर खींचती है, वो है नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। वो ये है कि कंपनी के प्रोविजंस भी साथ-साथ में बढ़ गए हैं। यानी कि दोस्तों पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के प्रोविजन 734 करोड़ रुपए के थे, जो कि इस साल बढ़ के 1077 करोड़ रुपए के हो गए हैं। प्रोविजंस की जो बढ़त है दोस्तों वो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, 46% के आसपास की कंपनी के प्रोविजंस की बढ़त दिखाई दे रही है। यानी कि प्रोविजंस वो पैसे होते हैं जो कंपनी एक तरीके से किनारे कर लेती है, ये सोच के कि अगर उनको किसी तरह के लॉसेस होते हैं या किसी तरह की कंटिजेंसीज आती हैं तो वो उनको इसी प्रोविजंस के पैसे से मैनेज करेंगे। तो प्रोविजंस में ज़्यादा पैसे डालने का मतलब कहीं न कहीं कंपनी इनसिक्योर फील कर रही है, उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, रिस्क उनको ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ कैपिटल भी ब्लॉक हो जाता है प्रोविजंस में। तो ये भी एक देखने वाली बात है दोस्तों कि थोड़ी-सी यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट कहीं हल्का-सा दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल हमें पॉजिटिविटी ही अभी तक देखने को मिल रही है। ये बाज़ार इस पे कैसे रिएक्ट करेगा ये तो हमें कल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इसका रिजल्ट आया है मार्केट बंद होने के बाद। तो अब क्या कल का रिएक्शन होगा ये तो कल देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं एनपीए, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखे बगैर जो एनालिसिस है वो अधूरा ही रहने वाला है। तो दोस्तों अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें तो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो परसेंटेज है वो 1.17% थी और इस क्वार्टर में दोस्तों ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट के 0.91% हो चुके हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का घट जाने का मतलब ये होता है कि थोड़ा-सा कंपनी के ऊपर जो रिस्क था कि कुछ ऐसे लोन्स होंगे जो हमें वापस रिकवर नहीं हो पाएँगे, उनकी जो चांसेस है वो कम हो चुकी हैं। साथ ही साथ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें भी हमें कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, वो 0.44% थे, जबकि ये अब की बार घट के 0.31% हो चुके हैं। तो हमें अगर पिछले साल के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से इस साल के इस क्वार्टर के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में अगर तुलना की जाए तो 22% की कमी आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और साथ ही साथ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी हमें 29% की कमी दिखाई दे रही है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई देता है। तो ओवरऑल दोस्तों बजाज फाइनेंस में लगभग सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सिर्फ थोड़े से प्रोविजंस में एक्स्ट्रा कंपनी ने अपने पैसे किनारे कर लिए हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट के ऊपर। हम देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस एक 4.9 लाख तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक बहुत ही विशाल मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो इसके आज के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो आज मार्केट बंद होने पर ये 8,097 रुपए पर बंद हुआ इनका स्टॉक और 0.77% की बढ़त के साथ आज रहा। अगर हम पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों तो 1 महीने में 7.27% की बढ़त कंपनी के स्टॉक ने हमें दिखाई है। 1 साल की परफॉर्मेंस को अगर देखें दोस्तों तो कंपनी ने अगेन 9% की ही बढ़त दिखाई है। इतने बड़े मार्केट कैप के साथ इतनी 10% की बढ़त अगर हम 1 साल के टाइम पीरियड में देखें दोस्तों तो लगती है कि ये काफ़ी कम है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर को अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और बजाज फाइनेंस उन ग्रोथ करने वाली कंपनीज में से एक बड़ी लीडर कंपनी मानी जाती है। तो अब ये जो आज की रिपोर्ट है इसका क्या असर पड़ेगा बाजार पे, क्या बाजार को इनके रिजल्ट्स पसंद आएंगे, क्या इनके स्टॉक्स में बूस्ट आएगा या नहीं आएगा, ये तो दोस्तों हमें कल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल हम क्या मानते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। इनके शेयर्स में हमें अभी फिलहाल एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर अगर क्योंकि एक युद्ध की स्थिति भी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, तो वो युद्ध कहीं न कहीं इसको थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मार्केट आज नहीं तो कल चलना ही है, क्योंकि फाइनेंस नहीं होगा तो बिज़नेस नहीं होगा और अब फाइनेंस और बिज़नेस तो दोस्तों हमेशा ही रहने वाले हैं, चाहे युद्ध हो रहा हो, चाहे नहीं हो रहा हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े बहुत करेक्शंस आ जाएँ, किसी वजह से आ जाएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली बहुत ही सेफ कंपनी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ट्रेडिंग भारत के वीडियोस देखने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस की जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत की नहीं होगी। अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।